व्यक्ति के लिए, इंक्लूडिंग ऑफ कोर्स फीमेल्स की, तो एक अभी मैं पूरी वो जैसे कहते हैं ना जो हम लाइफ साइकिल अप्रोच की बात कर रहे हैं वो तो हम करेंगे ही करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम आई जस्ट मूव फॉरवर्ड. सो हियर वी विल बी टॉकिंग अबाउट इम्पॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन इन विमेन. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. या तो कोई चीज़ जब हम बात करते हैं तो उसकी थोड़ी सी कैसे कहते हैं ना रूपरेखा, बैकग्राउंड के बारे में जानना ज़रूरी होता है. चूँकि जैसे कि भी अभी डॉक्टर सरकार ने बताया, तो मेरा जैसे काम बहुत ज़्यादा मैं स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे भी अपने प्रोजेक्ट के माध्यम से करती हूँ. तो भारत सरकार के साथ भी काम करती हूँ और स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ, एनएचएम जैसे यूपी एनएचएम के साथ, ऐसे और भी बिहार के साथ है, बिहार की स्टेट हेल्थ सोसाइटी, महाराष्ट्र, इन सब कई इंपॉर्टेंट स्टेट्स के साथ डायरेक्टली गवर्नमेंट के साथ हम लोग काम करते हैं. तो जब आप काम करते हो ना, तो एक होता है ना जैसे फिर आप एक नेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे कई सारी चीज़ें हमें भी देखने को मिलती हैं, समझने को मिलती है, और उसको कैसे लिंक हमें करना एक स्मॉलेस्ट यूनिट के साथ. तो थोड़ा सा जरा उनके बारे में एक हम समझ लें कि न्यूट्रिशन की बात इतनी क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों इसको जोड़ना हमारे लिए ज़रूरी है. तो ग्लोबली देखिए कई सारे जैसे आपके कॉलेज में भी गोल्स बनते हैं, हर चीज़ का एक वो बनता है कि भाई कुछ भी एक्टिविटी करते हैं उसका कोई ऑब्जेक्टिव होता है, उसका कोई गोल होता है. तो ठीक उसी तरह से जब सरकार काम करती है तो सरकारों के भी उनके अपने गोल्स होते हैं, और वही जब हम ग्लोबल लेवल पे भी होते हैं तो उसमें भी कुछ गोल्स बनते हैं. तो इसी तरह से माँओं और बच्चों के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए SDGs यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बने हुए हैं. और ये भी देखा गया है कि वो ये जितने भी 17 तरह के, कभी आप गूगल करिएगा, जिसको इंटरेस्ट आएगा उसको पढ़िएगा SDGs के बारे में, तो ये जितने भी गोल्स हैं ये देखा गया है, इसका निचोड़ ये है कि अगर हमने माँ और बच्चे के स्वास्थ्य को अगर हमने उसको सुनिश्चित कर लिया, इफ़ वी हैव इंश्योर्ड दैट पार्ट, देन वी nobody can stop us in achieving those sustainable development goals. इसके अलावा भारत सरकार हमारी बहुत ही एक्टिव है, सक्रिय है ग्लोबल लेवल पे भी, और कई सारी जितनी ये बड़ी बड़ी समिट्स होती हैं उसमें इंडिया एक बहुत बड़ा एक प्लेयर है, एक उसमें पार्टिसिपेंट रहता है, क्योंकि जनसंख्या के एंगल से आप कह लीजिए या किसी भी तरह से कि बहुत बड़ा देश है, उस हिसाब से हमारी भागीदारी हर तरह की इस तरह की समिट में बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत मायने रखती है. क्योंकि हमारे इंडिकेटर्स इम्प्रूव होते हैं तो ग्लोबल इंडिकेटर्स इम्प्रूव होते हैं, हमारे इंडिकेटर्स अगर इधर उधर थोड़े से पीछे जाते हैं या कहीं आते हैं तो ओवरऑल उसका ग्लोबल इम्पैक्ट भी दिखता है. तो एक कॉल टू एक्शन करके एक समिट हुआ था 2013 पे. इसी के बाद ही ये जब समिट हुआ था 2013 में, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका कि नाम था RMNCH+A. बड़ा माउथफुल वर्ड है ये, क्या आप बोलोगे तो 2 मिनट तो लगता है RMNCH+A, बट ये है क्या? तो क्यों इससे पहले क्या होता था ना, हम लोग अलग अलग इसको टर्मिनोलॉजीज देते थे. पहले हमने इसको ये आया रिप्रोडक्टिव हेल्थ करके, फिर हमने मैटरनल हेल्थ की बात की, फिर हमने चाइल्ड हेल्थ की बात की. बट जब ये समिट हुई तो सरकार ने कहा कि ये अलग 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 वर्टिकल पिलर्स में लेके हम हेल्थ को इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं, हमको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा. और वो इंटीग्रेशन ही था R stands for reproductive, M is maternal, N is neonatal and C is child health. So reproductive, maternal, neonatal, child health प्लस में adolescence आती है. So A stands for adolescence, यानी कि आप में से मुझे लग रहा है इसी उम्र की होंगी या ग्रेजुएट वाले हैं आप बच्चे यहाँ पे, ग्रेजुएशन कर रहे हैं. सो आई गेस यू मस्ट बी अब 19-20 साल के तो होंगे ही आपको. आई थिंक दिस इज रियली द राइट एज टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि आगे आप फ्यूचर बहुत कुछ बनोगे, आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस हिसाब से चेंज होंगी. तो फिलहाल सरकार ने एक RMNCH पॉलिसी लागू की फॉर रिड्यूसिंग मटर्नल एंड चाइल्ड मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी. मॉर्बिडिटी इज कि कोई मॉर्बिडिटी इज ऑलवेज रिलेटेड टू, ये जो वर्ड होते हैं इनको भी थोड़ा सा इसमें बारीकी होती है. मॉर्बिडिटी इज रिलेटेड की कोई बीमारी, यानी कि माँ और बच्चों में किसी किस्म की जो है बीमारियों को कम करें, और मोर्टेलिटी इज मृत्यु. तो मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी दोनों को हम कम करते हैं बाय इंश्योरिंग इंटीग्रेटेड सर्विस अप्रोच. अब ये क्या होता है, ये जो इंटीग्रेटेड अप्रोच है
एक वर्ड और सुना होगा, कंटिन्यूम ऑफ केयर। कंटिन्यूम ऑफ केयर क्या होता है कि जैसे जब एक बच्ची पैदा होती है तो जो बच्ची हुई शुरू में 7 साल की, 8 साल की, 9 साल की, फिर वो किशोर अवस्था में एंटर करती है ना, एडोलेसेंट एज में करती है, तो वो धीरे 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 क्या होता है उसकी लाइफ साइकिल चेंजेस हो रही हैं। एडोलेसेंट से वो एक अडल्ट में आती है, फिर वो एक मैरिड हो जाती है, फिर प्रेगनेंसी में आती है, फिर प्रेगनेंसी के बाद बच्चा देती है तो पोस्टमार्टम कहलाती है। तो इस तरह से वो जो पूरी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप एक महिला की होती है, जो कि एक रेंज इसकी भी होती है 15 से 49 साल, यानी बिटवीन 15 to 49 ईयर्स ऑफ एज इज द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप फॉर विमेन। तो फिलहाल ये जो इंटीग्रेटेड अप्रोच है, ये कंटिन्यूम ऑफ केयर को हमें पूरी तरह से हर स्टेज पे उस महिला पे ध्यान देने के लिए बनाया गया है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये आप देखो कि यह आप देख रहे हो, पहले आया RMNCH+A, लेकिन हर बार धीरे धीरे गवर्नमेंट ही अपनी पॉलिसीज में रिफॉर्म्स करती रहती है। और गवर्नमेंट ने क्या कहा, न्यूट्रिशन को वाकई में उनको लगा कि हम न्यूट्रिशन को कैसे, यहाँ पे न्यूट्रिशन क्यों नहीं है। न्यूट्रिशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, चाहे वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो, चाहे मैटरनल हेल्थ हो, चाहे न्योनेटल हेल्थ हो, चाहे चाइल्ड हेल्थ हो, चाहे एडोलेसेंट। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, वो प्लस ला करके न्यूट्रिशन, यानी न्यूट्रिशन इज इंपॉर्टेंट अक्रॉस ऑल पिलर्स ऑफ लाइफ साइकिल। तो ये क्लियर हो रहा है सबको। RMNCH+N, यानी ये N आ गया, इंटीग्रेट हो गया अक्रॉस ऑल दी लाइफ स्टेजेस। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब कुछ जल्दी से थोड़ा सा डेटा, क्योंकि जब तक डेटा नहीं देखेंगे ना, तो जिसे कहते हैं ना, हमको तो भाई अगर हम अपनी दुनिया देखें तो हमारी दुनिया, मैं मान लीजिए नवयुग कॉलेज की एक स्टूडेंट हूँ, तो मेरी तो दुनिया तो इस कॉलेज तक ही सीमित है कि नहीं है। बहुत हुआ, अपने घर गए, हमने परिवार देखा, कुछ फैमिली मेम्बर्स देखे, तो हमारी तो दुनिया इतनी सीमित है। अगर सब अच्छा चल रहा है, हमको सब अच्छा लगता है ना। लेकिन यहाँ पे दिस इज नॉट हाउ वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, स्पेशली आप लोगों के लिए। तो थोड़ा सा हमें जब डेटा देखते हैं तो डेटा इज ऑलवेज लाइक, ये हमें हेल्प करता है क्योंकि ये एविडेंस देता है। डेटा ऑलवेज गिव्स अस एविडेंस टू हाउ टू रिफॉर्म योर स्ट्रैटेजीज। तो अभी हाल ही में NFHS 5 डेटा आया, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। ये एक किस्म का नेशनल लेवल पे एक सर्वे होता है जिसमें कि बहुत सारे हेल्थ इंडिकेटर्स होते हैं, बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा न्यूट्रिशन रिलेटेड आप लोगों को इंडिकेटर दिखा रही हूँ। और इसको अगर हम जल्दी से देखें तो देखिए आंकड़े इस साल NFHS 5 का जो डेटा आया, ओवरऑल अगर हम देखें तो इम्प्रूवमेंट हुई है। यानी कि हर 4 का जो डेटा आया था, ये हर 5 साल पे ही होती है, ये स्टडीज़ होती हैं नेशनल लेवल पे। तो बिल्कुल पिछले डेटा के कंपैरिजन इस बार के डेटा इम्प्रूव हुआ है। लेकिन जरा देखिए तो सही, हम अभी हैं कहाँ पे। अगर हम बिलो 5 उन बच्चों को देखें जो स्टंटेड ग्रोथ, स्टंटेड मतलब एज के कंपैरिजन में उनकी हाइट कम है, तो अभी ठीक है, इम्प्रूव हुआ है, 35% से 38% आई है। लेकिन क्या है, अभी भी जस्ट क्या है, अभी भी हम लोग स्टंटेड जो ग्रोथ है, अभी भी 38% बच्चे स्टंटेड मिलेंगे आपको। इसके अलावा अगर अंडरवेट हम देखें तो अंडरवेट भी अभी भी 35%, मतलब ऑलमोस्ट 36% बच्चे अभी भी अंडरवेट दिखते हैं। ये देखिए, दिस इज रियली वेरी सैड टू सी। 6 से मतलब कि लगभग 6 महीने से 2 साल की उम्र के बच्चों जिनको कि प्रॉपर एडिक्वेट डाइट मिल रही है, वो हार्डली 11% बच्चे हैं। तो देख रहे हैं कितना, मतलब लग रहा है कि वाकई में लॉट कैन बी डन। और अनीमिया, ये वाकई में इस समय सरकार इसीलिए शायद इस पर बहुत इम्पोर्टेंस दे रही है, बहुत फोकस करिए, क्योंकि अगर हम देखें 5 साल तक की उम्र के बच्चों में जो अनीमिया है, बल्कि वो बढ़ गया है, इट हैज़ इंक्रीज्ड। 58% 4 वाले डेटा में आया था, और अब तो ये 67.1% हो गया है NFHS 5 का डेटा। और इनफैक्ट ये जो एडोलेसेंट एज ग्रुप है, ये सारी, अब देख रहे हो कि ये इसीलिए आप लोगों को पकड़ पकड़ के बुलाया जा रहा था कि थोड़ा सेंसिटाइज होइए, थोड़ा सुनिए, क्योंकि ये सब फिगर्स जब हम देखते हैं तब हमें समझ में आता है कि वाकई में वेयर वी स्टैंड। और आप देखो कि ये 15 से 19 साल की उम्र की जो लड़कियां होती हैं, इनका जो है अनीमिया, बल्कि अनीमिया इज रियली इंक्रीजिंग 54% से ऑलमोस्ट मतलब 60% है।
60% है अनीमिया लेवल, और ये सबसे क्रूशियल स्टेज होती है, क्योंकि सब कुछ, अभी आप कहोगे हम तो एक परिवार को देखते हैं, लेकिन यही फैमिली, मतलब यही एक लड़की हमारी, उससे कितना इम्पैक्ट आगे आता है। तो आप देख रहे हो, एंड इनफैक्ट अगर हमारी लड़कियां अनीमिक हैं, जिस तरह से डेटा दिखा रहा है ऑलमोस्ट 60%, तो एक अनीमिक महिला, एक लड़की जब उसकी शादी होती है, जब वो माँ बनती है, वो बच्चे को जन्म देगी, तो जब माँ ही कमज़ोर है तो बच्चों का क्या होगा? कैन यू इमेजिन? और आप देख रहे हैं वो जो अक्सर हम लोग देखते हैं, बच्चा पैदा हुआ जी, बहुत कम वजन का हुआ, बच्चा NICU में गया, बच्चे के कुछ समय के बाद बच्चा नहीं बचा, बच्चा समय से पहले हो गया, या माँ को डिलीवरी के दौरान या डिलीवरी के बाद बहुत ब्लीडिंग हुई। ये सारे ये जो मैटरनल डेथ्स के रीज़न हैं वो यहाँ पे हैं, क्योंकि यहीं से शुरुआत हो गई है। हमारी लड़कियाँ, ऑलमोस्ट 60% लड़कियाँ क्योंकि अनिमिक होती हैं। अब क्यों अनिमिक होती है इसमें मैं आगे जाऊँगी। इसके अलावा ये देखिए, इसमें मुझे सही में कई बार जब देखती हूँ बड़ा अफसोस होता है कि हर बार हर जगह बोला जाता है कि 6 महीने तक माँ को सिर्फ और सिर्फ बच्चे को अपना ही दूध पिलाना चाहिए। इसमें क्या चीज़ जा रही है हमारी, बताइए? ना कुछ बाजार से खरीदना है, ना कि इसके लिए एजुकेशन की ज़रूरत है, ना इसके लिए कोई एनवायरनमेंट की ज़रूरत है, इसमें क्या चाहिए? लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग जरा परसेंटेज देखिए, अभी भी इट्स नॉट गुड, 63% है। और ये हम लोगों ने हर जगह पढ़ा है कि 6 महीने तक अगर उस बच्चे को माँ का दूध मिले तो उस बच्चे के अंदर, जिसे कहते हैं ना, दैट मिल्क इज लाइक अमृत फॉर दैट बच्चा, अमृत के समान है, क्योंकि उसमें सारे वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो 6 महीने तक के बच्चे के लिए चाहिए होते हैं। बट क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग हार्डली 63% है। अब क्यों 63% है, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, उसमें आज हम नहीं जा सकते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें हमें अपने आप को भी थोड़ा सा अंदर से कुछ तो, जैसे कहते हैं ना, हम अपने लिए तो जी रहे हैं, थोड़ा आसपास भी देखें, है ना। आई कम टू दोज एक्शन पॉइंट्स लेटर ऑन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब बात आती है महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में। क्यों महिलाओं के स्वास्थ्य पे हम जोर दिया जाता है? ऐसा नहीं कि पुरुषों के स्वास्थ्य के बारे में नहीं बात करनी है, उनका भी स्वस्थ रहना उतना ही ज़रूरी है, बट माँओं के स्वास्थ्य पे, क्योंकि बहुत कुछ माँ को ऊपर वाले ने ऐसे बनाया है कि शी इज़ नॉट ओनली कैरिंग हर सेल्फ, शी हैज़ टू परफॉर्म सो मेनी रोल्स। शी इज़ गिविंग बर्थ टू अ बेबी, तो वो इटसेल्फ शी इज़ अ क्रिएटर। तो वो चूंकि एक क्रिएटर है, तो इसलिए महिलाओं के स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं और हमें उसके लिए बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर माँ स्वस्थ रहती है तो इसका मतलब स्वस्थ महिला, उसका इम्यून सिस्टम, पूरा शरीर की जो कहते हैं ना बीमारियों से लड़ने की क्षमता, वो बहुत स्ट्रांग रहती है। आए दिन वो जो अक्सर महिलाएं, आप लोग कई बार देखते होंगे अपने आसपास, कभी कुछ हो रहा है, अरे आज इनको ये हो रहा है, कभी बुखार हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, खाना नहीं खा पा रही। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो पहले से ही न्यूट्रिशनली वो वीक है, इसीलिए आए दिन उनको बीमारियां अलग अलग होती है। इसके अलावा ये उनका स्वस्थ रहना, जो उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस है, उनके लिए, सिर्फ उनकी अपने लिए नहीं इम्पॉर्टेंट है। माँ जिसे कहते हैं ना, वो तो नींव होती है परिवार के लिए। So everyone in the family is affected if the mother is not well. माँ नहीं स्वस्थ है तो पूरा परिवार पे उस पर असर आता है। और अब हम बड़े अगर हम चीज़ की बात करें तो माँ स्वस्थ, परिवार स्वस्थ, और ऐसी अगर इतने सारे परिवार स्वस्थ तो हमारा राष्ट्र स्वस्थ तो हम पूरा जो है विश्व स्वस्थ है। तो देख रहे हो, इट इज़ ऑल इंटरकनेक्टेड एंड दैट इज़ वाई। और हमेशा कहता था ना, बूंद बूंद से ही तो सागर भरता है। तो आप ये मत को, अरे तुम्हारा ये नेशनल लेवल का गोल है, पता नहीं आप क्या क्या पढ़ाने आ जाते हो। नेशनल लेवल का गोल है ठीक है, लेकिन कंट्रीब्यूटर्स तो हम ही लोग हैं ना, तभी तो जाएगा ना। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब जरा क्यों लड़कियां, जैसे हम लोगों ने कहा देखा ना, 15 से 19 साल की लड़कियां ऑलमोस्ट 60% अनीमिक पाई जाती है। जरा कारण देखें, थोड़ा बहुत तो कई बार होता है। देखिए, एक घर का जो एनवायरनमेंट है वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि किस तरह का माहौल है घर में, क्या महत्व दिया जा रहा है, किस तरह का है, और कितने बच्चे हैं। तभी तो कई चीज़ें आप देख रहे हो। आप क्यों सरकार पूरे टाइम की जो है
पहले चलता था हम दो हमारे दो। अभी सरकार ऐसा नहीं कि कोई नंबर ऑफ बच्चों पे उन्होंने नंबर लगा रखे कि नहीं पहले हम दो हमारे एक फिर हम दो हमारे दो, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन ये कहा जाता है उतने ही बच्चे रखें जितना हम उसको माँ और जो है पति पत्नी उनको अच्छे से पाल सके। और पाल सकने में इट इज़ नॉट ओनली दैट मनी कि जो बहुत रिच हैं तो वो तो कहे जी हम तो 10 पाल सकते हैं, हम तो 15 पाल सकते हैं, आप क्या हमको बताने आई है, हमारे पास तो बहुत पैसा है। देखिए 2 कैटेगरी होती है जिनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, या तो एक्सट्रीमली रिच या एक्सट्रीमली पुअर। एक्सट्रीमली पुअर भी उनको क्या फ़र्क पड़ता है, हमने कौन सा उसको जो है प्रोफेसर और ये बनाना है ना, बच्चे पल जाएंगे। बल्कि जो ये वाले होते हैं आपके काम करने वाले, जैसे साइकिल पंक्चर बनाने वाले, कहते हैं हमारे घर में तो जितने हाथ हमारा तो धंधा उतना अच्छा चलेगा। मैडम क्या सिखा रहे हो आप हमारे फालतू में हमारी बीवी को और आप भटकाती हो। तो इट इज़ नॉट कि बीवी को भटकाती हो, इट इज़ ऑल अबाउट महिला तो वही है, चाहे वो अमीर की बीवी हो चाहे वो गरीब की बीवी हो, शरीर तो सबका सेम होता है ना। तो शरीर के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, चाहे वो यूट्रस हो, वो यूट्रस रिच वाली की यूट्रस तो नहीं बहुत स्ट्रांग होगी, या पुअर वाली की बड़ी वीक होगी, या जो मिडिल क्लास है उसकी ठीक है, ऐसा तो नहीं है। अब वो जो बच्चेदानी है, बच्चा कहाँ पलता है, बच्चेदानी में पलता है। और बच्चेदानी जब नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस होती है तो हार्डली इतनी बड़ी होती है, और प्रेगनेंसी आपने देखा जब इतना बड़ा बच्चा बाहर पैदा निकलता है तो यूट्रस यानी कि कितनी खिंचती है, सोच लो कितनी खिंचती है। एवरेज अगर 2.5 किलो का भी बच्चा पैदा हुआ तो यानी कि यूट्रस की बड़ी ही इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, यूट्रस खिंचती है। और जैसे ही बच्चा हो जाता है कुछ हफ्ते के बाद वो यूट्रस वापस अपने आप सिकुड़ जाती है। अब अगर ज़्यादा बच्चे होंगे और जल्दी जल्दी बच्चे होंगे तो वही है ना गुब्बारे वाली प्रॉपर्टी, बच्चेदानी एक बार तो सिकुड़ी फिर सिमट भी गई। लेकिन अगर बार बार जल्दी जल्दी बच्चे होंगे और माँ कमज़ोर भी है तो बच्चेदानी की ये जो सिकुड़ने की कैपेसिटी है वो क्या होगी, वो कम हो जाएगी। और कम हो जाएगी, बच्चेदानी नहीं सिकुड़ेगी तो जो आप लोगों ने सुनते हो ना डिलीवरी के बाद बहुत ब्लीडिंग हुई थी, पता नहीं क्यों ब्लीडिंग हुई, बचा ही नहीं पाए, ऐसे में ही माएँ मर जाती हैं। और सबसे बड़ा आई लव टू गिव दिस एग्जाम्पल ऑफ ताजमहल, वो बना ही इसीलिए था क्योंकि जो हमारे शाहजहाँ की मुमताज़ महल थी, शायद 13th या 14th डिलीवरी में शी डाइड ऑफ PPH, पोस्टमार्टम हेमरेज की वजह से वो उनकी मृत्यु हुई थी, यही कारण था उसका। तो आप देख रहे हैं वो तो एक शहंशाह थे, वो नहीं जब बचा पाए बस क्या कर पाए, अंत में ताजमहल बनवा दिया है ना। तो ऐसे ताजमहल चाहिए नहीं चाहिए ना, परिवार चाहिए, एक अच्छा परिवार, स्वस्थ परिवार चाहिए। तो नंबर ऑफ सिबलिंग्स मतलब बच्चे कितने, अब यहाँ उल्टा आते हैं कि अब घर में बच्चे ज़्यादा होंगे, आमदनी कम है तो ऑब्वियसली क्या होगा भाई, बच्चों पे क्या होगा भाई, खाना उसी हिसाब से ही तो जाएगा जैसे माँ बाप होगा, और फिर ऊपर से घर में लड़ाई झगड़ा वो सब भी चलेगा, तो कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन पे तो असर पड़ेगा ही। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ये तो आज भी हमारे घर में ये बहुत बड़ा फैक्टर है, और शायद हमारा कल्चर भी उसी तरह से है कि फीमेल्स को बचपन से सिखाया ही यही जाता है कि आप खाना जब बनाएंगे तो सबसे पहले भाई बच्चों को दो, हस्बैंड को दो, उनको दो, उसके बाद अपने आप को लो, एंड दिस इज हाउ वी हैव ग्रोन अप। और अंत में बेचारी वही बनती है, वही सेक्रीफाइस करने वाली अंत में बचती है, क्योंकि वो भी क्या करे, बच्चों को तो भूखा नहीं रखेगी ना, किसी हस्बैंड को उसे लगता है ये कमाता है, ये पैसे लाते हैं, ये कैसे भूखा रहे, ये क्योंकि, लेकिन अंत में क्या हो रहा है, शी अपने को बलि का वो बना रही है ना। तो इसीलिए, और कई घरों में ये भी होता है लड़का लड़की वाली आज भी है, नो मैटर हम लोग इतने बढ़ गए, लेकिन सोच आज भी, सॉरी टू से बट ये है, कुछ घरों में अभी भी रहता है कि लड़कों पे बहुत फोकस रहते हैं हम लोग। भले ये सोच अब धीरे धीरे आजकल वैसे ऐसा नहीं है, हम देख रहे हैं बहुत चारों तरफ देख रहे हैं लड़कियों को बहुत हर तरह से प्रोत्साहन मिल रही है, लेकिन अभी भी देखिए वो जो अच्छा देख रहे हैं वो हम कहीं देख रहे हैं, लेकिन कहीं ये भी सिनेरियो है कि जहाँ अभी भी ये डिफरेंस होता है और हम लड़कों पे ज़्यादा जोर देते हैं, उनके न्यूट्रिशन पे जोर देते हैं, लड़कियों के न्यूट्रिशन पे उतना जोर नहीं देते हैं। एंड ऑफ कोर्स डिसीजन टेकिंग पार्ट मेल्स आज भी है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, तो वो माँ के हिस्से में तो वो रहता ही नहीं है डिसीजन लेना, वो जब डिसीजन नहीं लेगी तो वो कहाँ से क्या करेगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा मैं जल्दी थोड़ा सा अपना टाइम लिमिट भी सोचना चाह रही हूँ, क्योंकि जब खोते हैं ना तो खो जाते हैं, है ना, फास्ट कर नहीं 12-15 है ना, 12 ठीक है। अब जल्दी से हम देखें एडोलेसेंट जो 15 से 19-20 साल वाली उम्र में, उसमें इश्यूज़ ज़रा देखें क्या क्या होता है, क्योंकि जो न्यूट्रिशन होता है अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं होगा तो इनकी हर स्टेज पे इनको
इनके ग्रोथ और इनके डेवलपमेंट पे असर डालती है। और ये जो होती है, ये जो अडोलेसेंट एज होती है, ये सबसे जिसे कहते हैं ना बिल्डिंग ब्लॉक स्टेज होती है एक महिला के लिए, बिकॉज ये उसको प्रिपरेशन टाइम होता है फॉर अ हेल्दी लाइफ, और ताकि आगे वो किसी भी प्रकार की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से बचे रहे। और ये एडोलेसेंट स्टेज क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 45% ऑफ द स्केलेटल ग्रोथ, ऑलमोस्ट 25% ऑफ आवर हाइट एंड 37% ऑफ द टोटल बोन मास, ये सारा कुछ एडोलेसेंट स्टेज में ही होता है। तो इसलिए इस दौरान जो न्यूट्रिशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर एक नींव स्ट्रांग बन गई तो वो फिर आगे वो महिला, वो एडोलेसेंट, जब वो किशोरी जो होती है, वो जब उसमें बनती है, एक अडल्ट में बनती है, तो वो खुद ब खुद हेल्दी और स्ट्रांग रहेगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब जल्दी से हम लोग जरा देख लें कि न्यूट्रिशन की जब हम बात करते हैं, मैल न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो मैल न्यूट्रिशन ये नहीं कि सिर्फ जो वो होता है अंडर न्यूट्रिशन ही होता है, ओवर न्यूट्रिशन भी होता है। ये भी आजकल देखने को मिल रहा है। अंडर न्यूट्रिशन यानी कि हमें पता है कि प्रॉपर जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उतनी कैलोरीज नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो जो है बच्चे के उस पर हेल्थ पे असर आ रहा है। ओवर न्यूट्रिशन का भी मतलब है कि कुछ टाइप की जो कॉम्पोजिशंस होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, इनका बहुत ज़्यादा इनटेक है, जिसकी वजह से ओवर न्यूट्रिशन हो रहा है, और दोनों ही खतरनाक होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब क्यों हम लोग जो है क्यों मैल न्यूट्रिशन एडोलेसेंस में इतना ज़्यादा देखा जा रहा है, वही चीज़ है कि बिजी शेड्यूल है, कोई शेड्यूल ही नहीं है, मैं तो ये कहूँगी कोई शेड्यूल ही नहीं है। मील स्किप करते हैं, जब मर्जी आया खाया, माँ बोल रही है उसको 4 बातें सुना दी, हमने समझा दिया, जी तुम्हें समझ में नहीं आता है, हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं। कई लोग इन्फ्लुएंस्ड होते हैं हमारे सेलिब्रिटीज़ को देख करके, सबको लगता है कि हमने तो बस जो है इन्हीं की तरह बनना है। तो ये नहीं हम देखते हैं कि वो जो बनी है, ऐसा नहीं भूखे रह रहे कि ये लोग बनते हैं, बड़ा बैलेंस्ड वे में खाते हैं, बट हम तो सिर्फ उनका वो देखते हैं कि वो कह रहे हैं, या हमें तो वो जैसे कहते हैं ना, एक जो हमारा कंप्लीट मील होता है वो तो हमें पसंद ही नहीं आता है कभी। हाँ, हमको स्नैक्स पसंद आते हैं, हमको जंक फूड, वो बोल दो, सबके टेस्ट बड्स, बच्चों की उसके लिए स्वाद की आदतें नहीं डलवानी पड़ती हैं। हर बच्चा, मैंने नहीं देखा कि किसी को बर्गर ना पसंद हो, लेकिन when it comes to vegetables and all, yes they have their different choices, they don't like, most of them they say कि नहीं। इसके अलावा हाँ, लिमिटेड फिजिकल एक्टिविटी, ये भी आजकल अगर आप देखो, हम खुद कहेंगे, धीरे धीरे एक समय होता था पहले, फिर भी बच्चे बाहर निकलते थे, खेलते थे, कूदते थे, ग्राउंड होता था, लड़कियाँ लड़के सब खेलते थे, बट धीरे धीरे इंडोर एक्टिविटीज़ बढ़ गई हैं। मतलब ज़्यादातर या तो मोबाइल या तो यही सब चलता रहता है, सब उसी में लगे रहते हैं। घर में 4 लोग बैठेंगे, 4 कमरे में अलग अलग, और सबके पास मोबाइल अलग अलग, एंड सब अपने में एनग्रॉस्ड होंगे। नोबडी हैज़ टाइम फॉर एनीबडी। इसके अलावा हाँ, कीड़े वगैरह भी, वर्म इन्फेस्टेशन भी एक रीज़न है जिसकी वजह से मैल न्यूट्रिशन हो सकता है, तो इसलिए वर्म इन्फेस्टेशन पे ध्यान देना चाहिए। 6-6 महीने पे डिवॉर्मिंग हमें करनी चाहिए। और हाँ, अर्ली चाइल्ड बियरिंग, जो महिलाएं जल्दी उम्र से पहले 15 साल में शादी हो गई या 16 साल में हो गई, 17 साल में बच्चा पैदा कर लिया, तो ऑब्वियसली वो मैल नरिश्ड होती हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, जल्दी से नजर मारे हम लोग की सिम्टम्स क्या होगा। अब अगर शरीर में पूरी तरह से न्यूट्रिशन नहीं जाएगा तो खुद सोचो, एनर्जी देता है खाना, क्या करता है, तो क्या होगा, थकावट लगेगी, बिल्कुल लगेगा कि जो है लो फील कर रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं तब भी थके थके, सुबह भी और शाम भी सब कुछ वैसे ही रहता है, चक्कर आता है बीच बीच में, पढ़ रहे हैं दिमाग नहीं काम कर रहा है, याद करने में दिक्कत होती है, हर समय जैसे पेट फूला फूला लगता है, ब्लोटिंग सी होती है हर समय, एंड अटेंशन, हम जैसे फोकस्ड रहना चाहिए वो नहीं होना चाहिए। अक्सर बीमार हम लोग पड़ने लग जाते हैं, न्यूट्रिशन पुअर रहता है। स्किन वगैरह भी अगर आप देखोगे ना तो बहुत ऐसे लोगों की ड्राई स्किन दिखती है, स्केली टाइप की स्किन दिखती है, और कई बार तो गम्स में भी जिनको देखोगे ना, ब्लीडिंग गम्स, टच करो, ब्रश किया नहीं तो ब्लड निकलने लगता है। तो ये सब न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से होती है। अंडरवेट होता है, मसल वीकनेस हो जाती है, तो इस तरह के सिम्टम्स दिखते हैं। अगर ऐसे दिखे तो प्लीज़ डू टेल योर मदर और फादर, ताकि वो किसी न किसी से डॉक्टर से संपर्क में आए। और इसमें फ़िलहाल बेसिकली हमें अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। ओवर न्यूट्रिशन वही चीज़ है कि जैसे कि ओवरवेट एंड ओबेसिटी जो है आर मेनली ड्यू टू एन इम्बैलेंस ऑफ एनर्जी इनटेक। हमारा, जैसे मैंने कहा कि हमारे खाने में जो मात्रा होती है
हर चीज़ की खाने में, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो फैट्स हो, चाहे प्रोटीन्स हो, बट वो इनबैलेंस्ड हो जाए, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो जाए, फैट ज़्यादा हो जाए, तो फाइनली इट लीड्स टू ओबेसिटी एंड ऑल, और जिसकी वजह से उसका असर बॉडी के फंक्शंस में भी पड़ता है, और कभी कभी ये जेनेटिक और एनवायरमेंटल भी होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब की काउंसलिंग मैसेजेस में जो मैं आप सब लोगों को इस पे ध्यान दिलाना चाहूँगी कि प्लीज़ एक तो खाने में ज़रूर, अगर आपके घर में बोला जाए, हरी सब्जियों पे बहुत ध्यान दीजिए। वाकई में ये बहुत स्वास्थ्य को बहुत अच्छा करती हैं। लीफी वेजिटेबल्स, दालें हैं, गुड़ हैं, नट्स हैं, किसी भी किस्म के नट्स मिले, ये सब खाने को हमें ध्यान देना चाहिए, और पर्याप्त मात्रा में खाना लेना चाहिए, बैलेंस्ड लेना चाहिए। थोड़ा आप लोग जो यंगस्टर्स हैं उनको लिए हम कहना चाहेंगे कि जो चाय और कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा, बल्कि हमारे जो स्टाफ भी होते हैं, फैकल्टी भी है, ये हम लोग की आदत होती है। आप ही नहीं, हम लोग मेड कॉलेज में भी यही काम करते थे, हर 2 घंटे पे एक चाय ज़रूर आते थे, और तरीका यही होता था अपने को खुश रखने का और वो करने का, बट इट्स नॉट दैट गुड। तो इसीलिए चाय और कॉफ़ी को बिल्कुल थोड़ा सा अवॉइड करिए, बहुत ज़्यादा नहीं लीजिए, स्पेशली मील्स के साथ या मील्स के तुरंत बाद अवॉइड करिए, क्योंकि ये आयरन अब्जॉर्प्शन को भी कम करती हैं, आयरन अब्जॉर्प्शन को रोकती हैं। तो प्लीज़ अवॉइड दिस, स्पेशली प्रेग्नेंट वुमन वगैरह में तो ये सब चीज़ें ज़्यादा ध्यान रखनी है हमको। इसके अलावा कोशिश करिए कि जो है क्योंकि अनीमिया, जो मैंने कहा ना 60% अनीमिया देखा गया है, तो अनीमिया पे ज़्यादा ध्यान देके ये मैंने स्लाइड्स में डाले हैं मैसेजेस कि इसके अलावा खाने में ऐसी वो चीज़ें खाओ जो विटामिन सी जिनमें हो, और विटामिन सी क्योंकि आयरन के अब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। अब विटामिन सी किसी भी किस्म की खटियारे, संतरा आता है, जो आता है, ये सारी चीज़ों में जो है विटामिन सी होता है, तो विटामिन सी लीजिए। ये गुआवा में होता है, वेरी गुड, ये अब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन को बढ़ाता है डेफिनेटली। कई बार के सबको पता है, जंक फूड और ये सब अवॉइड करिए, एक्टिविटी खूब बढ़ाइए, फिजिकल एक्टिविटी, और अगर लग रहा है तो फिर जो लोग अनीमिक हैं उनको फिर आयरन और फोलिक एसिड कॉम्बिनेशन, सरकार का भी पूरा अनीमिया प्रोग्राम चलता है इसी को लेकर के, जिसमें कि आयरन और फोलिक एसिड को दिया जाता है। और जैसे मैंने डीवर्मिंग की बात की, प्लीज़ आप लोग भी, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हो या छोटे भाई बहन हो, तो इन बातों का ध्यान रखिए कि एटलीस्ट साल में 2 बार डीवर्मिंग करना ज़रूरी है, चाहे कुछ हो या ना हो। 400 जो है माइक्रोग्राम एल्बेंडाजोल दे करके हम इससे एटलीस्ट ये कीड़े नहीं पेट में पड़ेंगे, क्योंकि कीड़े बहुत बड़ा कारण होते हैं जो भूख को मारते हैं, और जिसकी वजह से मैल न्यूट्रिशन होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हम बस जल्दी से, जो मैं लाइफ स्टेजेस की बात कर रही थी, बस ये मेरी कुछ अंत की स्लाइड्स है। अब हम थोड़ा सा लाइफ स्टेज में लेते हैं कि बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, तो बच्चा पैदा हुआ तो शुरू के 6 महीने में, अब यहाँ से देखते हैं न्यूट्रिशन की बात जल्दी से करते, तो 6 महीने तक के बच्चे के लिए न्यूट्रिशन क्या चाहिए? सिर्फ माँ और माँ का दूध, इसके अलावा कुछ नहीं। प्लीज़ ये आप लोग के माध्यम से भी मैं मैसेज कन्वे करवाना चाहती हूँ। जैसे कई बार मैंने हमारे ही घर में देखे हैं कि गर्मियों में जब बच्चे मई जून में पैदा होते हैं तो उनको लगता है अरे ये बहुत गर्मी का समय है, बच्चे को थोड़ा पानी पिला दो। 6 महीने तक माँ के दूध में वाटर भी होता है, इसीलिए ऊपर से कोई भी सप्लीमेंट देने की ज़रूरत नहीं। उस ब्रेस्ट मिल्क में देयर इज़ एवरीथिंग। सो बस क्या करना है, माँ को सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे को अपना दूध पिलाना है। और प्लीज़ अगेन अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चा पैदा हुआ नहीं कि 1 घंटे के अंदर उसको माँ की छाती से लगाना चाहिए, बल्कि डिलीवरी के तुरंत बाद ये डॉक्टर्स भी को कहा जाता है कि बच्चे को माँ के चेस्ट से लिटाया जाता है, सो दैट वो जो होता है ना क्रॉलिंग और सकिंग इफेक्ट, बच्चा खुद दौड़ता हुआ माँ के पास जाता है ब्रेस्ट में और मुंह लगाता है। और जितना जल्दी बच्चा सक करता है मिल्क सिक्रेशन, ये क्योंकि ये पूरा एक सर्कल, अगर आप लोगों ने बायो में जैसे हम लोग पढ़ते हैं, पूरा एक हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन वो जो रिफ्लेक्स जो एक्सेस होता है वो स्टिमुलेट होता है। क्योंकि कई बार हमारे यहाँ होती है ना, अरे इसको तो दूध ही नहीं उतरता, अरे दूध उतरेगा कहाँ से जब आप सिक्रेशन बढ़ाओगे, या आप थोड़ा बच्चा ले रहा है, थोड़ा आपने टॉप फीड किया, तो बच्चा बदमाश होता है। सकिंग में इट टेक्स एफर्ट, बॉटल में लेने में बच्चे को एफर्ट नहीं होता, तो बच्चा भी तो शुरू से पैदा होते वो भी तो सीख जाता है हरकतें, किसको करना क्या है। इजी रास्ता तो सबको पसंद आता है, तो वो भी नहीं फीड करना चाहता है। माँ भी को सोचती है छोड़ो यार, 2 कराया, तीसरे चौथे में उसको बॉटल का पिला दो। दिस हैज़ बिकम अ कल्चर ना। बल्कि प्राइवेट बड़े बड़े, मैं नर्सिंग होम्स की बात कर रही हूँ, मैंने अक्सर देखा है कि सिजेरियन, जैसे आजकल बहुत सिजेरियन रेट बढ़ गया है, सिजेरियन के बाद तो मैंने ज़्यादातर अस्पतालों में देखा है कि इमिडिएटली, क्योंकि वो
जो है सिस्टर ले जाती है, उसको वहाँ पे फीड करा देती है। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से भी कहूँ कि कहीं आप अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको थोड़ा डॉक्टर्स के साथ भी डिस्कस किया करिए, क्योंकि होता क्या है ना, वहाँ पे भी कौन सिस्टर चाहेगी कि 1 घंटा वो पेशेंट के बेड में बगल के और उसको फीड कराए और वो कराए। नहीं तो पोस्ट सिजेरियन भी मदर्स आराम से फीड करा सकती हैं, उसकी पोजिशनिंग होती है, सब कुछ होती है, मदर्स कैन वेरी कंफर्टेबली, बट इट इज़ नॉट डन बिकॉज नो बडी वॉन्ट्स टू टेक दैट एफर्ट। सो इसलिए इट्स इम्पॉर्टेंट। कॉम्प्लीमेंट्री फीड 6 महीने के बाद शुरू होता है और उसके अलावा फिर 2 साल तक ब्रेस्ट फीडिंग की बात की जाती है। 6 महीने तक एक्सक्लूसिव, फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री फीड आती है, लेकिन 2 साल तक कहा जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस कहती हैं कि माँ बच्चे को अपना दूध पिला सकती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब जल्दी से हम ग्रोइंग एज और इसमें देखेंगे तो देख रहे हैं आप एडोलेसेंट एज में, चूंकि ये पूरा एक जैसे कहते हैं ना घर अब बन रहा है, तो हर चीज़ चाहे वो बोन मास हो, सब कुछ इसी समय बिल्ड होता है। तो उससे रिलेटेड जैसे हड्डियों के लिए आपको सारी कैल्शियम रिच चीज़ें खानी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स भी अच्छे से लेना है, प्रोटीन्स एसेंशियल्स है क्योंकि वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, विटामिन्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि विटामिन डेफिशिएंसी आप लोगों ने A, B, C इतने सारे पढ़ी होंगे। विटामिन D, एक और सबसे मज़ेदार बात देखो, इंडिया में के बराबर धूप कहीं नहीं मिलने वाली है, और अगर आज आप जांच कराओ तो विटामिन D डेफिशिएंसी सबके अंदर निकलेगी। सो मेनी ऑफ अस आर डेफिशिएंट। क्यों? क्योंकि हम निकलते ही नहीं, जरा सा धूप लगे तो हम सब रोने लग जाते हैं कि अंदर भागो अंदर भागो। विंटर्स में भी ऑल्सो आई गेस कि हमारा लाइफस्टाइल भी हो गया, काम आई गेस कि काम भी एक बहुत बड़ा फैक्टर कि हमारे पास टाइम भी नहीं है। जब दिन में धूप निकलती है विंटर्स में तो हम अपने काम में होते हैं, वर्क प्लेस पे होते हैं तो टाइम, बट विटामिन D इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जिसको देखिए आजकल विटामिन D, सब विटामिन D के सिरप पी करके सब अपने विटामिन D सही कर रहे हैं। तो हमारी कंट्री में बताइए विटामिन D डेफिशिएंसी मिले तो इससे बड़ी बात क्या है। चलिए जी नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट, हाँ, इसी में इसके अलावा जो है लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस, आउटडोर एक्टिविटीज़, मैंने जो टी की बात कही है कि थोड़ा ध्यान रखिए, मील्स के आधे घंटे तक प्लीज़ चाय ना लें या खाने के साथ चाय ना लें, क्योंकि ये आयरन और कैल्शियम अब्जॉर्प्शन को कम करती है। प्लीज़ ये बिल्कुल ध्यान रखिए। ये मैं पॉइंट्स वहाँ से इस समय शेयर कर रही हूँ। रिसेंटली ये RMNCH मैनुअल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई थी। आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ द मेंबर्स इन राइटिंग दिस मैनुअल, सो लॉट ऑफ एम्फेसिस हैज़ बीन पुट ऑन दीज सेवरल थिंग्स। तो इनको ध्यान दीजिए। पानी ज़रूर पीजिए, पानी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कम से कम 2-2.5 लीटर रोज पानी पियो। हम सब एक दूसरे को ज्ञान बांटते हैं, लेकिन शायद हम सब वही फॉलो नहीं करते हैं, बट स्टिल आई विल रियली से कि जो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बॉटल रखिए, कुछ कुछ अपने लिए कहते हैं ना थंब रूल्स बनाइए कि नहीं मैंने जो है 2 बोतलें लेके चलनी है, वॉट एवर विच एवर वे यू कैन हेल्प योरसेल्फ, बट यू हैव टू ड्रिंक वाटर। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, प्रेग्नेंट वीमेन एंड लैक्टेटिंग मदर, हमें भी पता है कि इस समय महिला अकेली नहीं है, एक बच्चा उनके गर्भ में पल रहा है, तो वो 2 लोगों की, महिला को 2 लोगों को लेके चल रही है। तो इट इज़ नॉट जस्ट 9 मंथ्स, इसके बाद भी, क्यों? क्योंकि वो 9 मंथ्स में जो बच्चा होता है वो माँ के शरीर से सारा न्यूट्रिशन लेता है ना। तो क्या होता है, इसीलिए आपने देखा होगा कि 3 मंथ्स के बाद ही मदर को आयरन कैल्शियम सब शुरू कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि आयरन कैल्शियम मदर के जो स्टोर में होता है वो मदर अपने लिए भी तो उसको चाहिए और प्लस बच्चे को ले चाहिए, तो कंजम्पशन बढ़ जाता है 9 महीने तक। तो इसीलिए प्रेग्नेंट वेमेन को स्टार्टिंग फ्रॉम 4 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी बहुत रेगुलरली आयरन कैल्शियम दिया जाता है, क्योंकि प्रेग्नेंट वेमेन जब डिलीवरी के टाइम आती है, मैं आपको बताऊँ सरकारी अस्पतालों में ज़्यादातर 5 ग्राम 6 ग्राम हीमोग्लोबिन ले करके महिलाएं आती हैं डिलीवरी के लिए, एंड दिस इज़ अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस। मतलब ज़्यादातर आपको 30-40% औरतें 5-6 ग्राम, एंड दिस इज अच्छे घरों में हमने देखा। अभी कुछ कमज़ोरी लग रही थी, कराया 7 ग्राम हीमोग्लोबिन निकला, 8 ग्राम हीमोग्लोबिन निकला। तो इसलिए ये सब चीज़ों पे हमें मदर का ध्यान रखना है। उसका कैलोरी इनटेक प्रेगनेंसी में इसीलिए बढ़ा दिया जाता है 200 से 300 कैलोरीज पर डे, स्पेशली सेकेंड ट्राइमेस्टर से, क्योंकि बच्चा भी तो अंदर बढ़ रहा है। इसीलिए डिलीवरी के बाद, ये मैंने स्लाइड में नहीं डाला है बट आई वांट टू शेयर कि 2 बच्चों में क्यों कहा जाता है व्हाट इज शुड बी द मिनिमल स्पेसिंग बिटवीन 2 चिल्ड्रन, 3 years, वेरी गुड। 2 बच्चों में कम से कम 3 साल है। ये मैथमेटिक्स कहाँ से लगी? क्यों? जस्ट ऐसे मन कर गया, चलो 3 नंबर बड़ा अच्छा लग रहा है, लेट अस कीप अ गैप ऑफ 3 years। व्हाई? एग्जैक्टली, वेरी नाइस मैम, बहुत सही कहा मैडम ने कि वो जो मदर के शरीर से जो डिप्लीशन होता है 9 महीने का,
वो सोचो, वो जो लॉस होता है वो कॉम्पनसेट होने के लिए 2 साल लगता है। तो आपने कहा 3 साल अभी ना, तो हमने कहा 2 बच्चों में 3 साल का अंतर, तो महिला को 2 साल तक प्रेगनेंसी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आफ्टर 2 years, आफ्टर डिलीवरिंग अ बेबी, आफ्टर 2 years शी शुड कंसीव। 9 महीने की प्रेगनेंसी भी तो हुई, तो यानी 2 बच्चों में कम से कम 3 साल का अंतर। इसीलिए जल्दी जल्दी बच्चे में क्या होता है, माँ भी कमज़ोर होती है एंड बच्चे भी कमज़ोर पैदा होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। एडल्ट मेल एंड फीमेल, फिर वही बात है कि सारा बैलेंस्ड मील खाने की ज़रूरत है, सब कुछ इंक्लूड करें, फल दाल सब्जी, और ज़रूरी नहीं है महंगी महंगी। अक्सर एक और छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगी, हमने सरकारी अस्पतालों में अक्सर देखा है, जब बीवी आती है ना, मतलब वाइफ आती है और वो अनिमिक होती है, बेचारा आदमी भी क्या करे खुश करने के लिए, मैडम जी अनार इनको खिला दें, तो उसको लगता है एक अनार खिलाने से, अनार इज़ वेरी मैजिकल, अनार जो है ना, और उसको भी जब तक लगता है मेरा आदमी अनार नहीं खिलाएगा मेरा हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ेगा, तो ये बड़ा वो रहता है कि वो महंगा फल होता है ना, तो उन लोगों को लगता है अनार खिलाने से बहुत जल्दी हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। गुड़ है, मूंगफली है, पालक है, चुकंदर है, ऐसी चीज़ें जिनमें कि कोई पैसा नहीं लगता है, उनसे भी उससे ज़्यादा बढ़ता है। और एक जूस पिलाने का हमारे यहाँ बड़ा कल्चर है ना, कुछ और हो ना हो मैडम जूस पिला दे, मैडम रोज इनको ले जाके, और ये नहीं पता है कि तुम अपनी बीवी को बाहर से जूस पिला रहे हो, वो जूस कितना है, वो जूस में भी कब वो आदमी पानी मिला देता है। ऐसा नहीं लगता, 1-1.5 साल मैंने भी फैमिली काउंसलिंग करी अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के साथ जब मेरा बेटा हुआ था। हाँ। तो जो मदर इन लॉ होती है उसकी वो भी एक बहुत बड़ी इशू होती है प्रेगनेंसी के लिए लेडीज में, वो तो मुसीबत होती है, ना वो जूस पिला सकता है ना वो अनार खिला सकता है बेचारा, वो माँ को खिलाएगा बीवी को खिलाएगा, तो दोनों तरफ वो होता है। माँ कहती है हमने तो इतने पैदा किए थे। हाँ, हमारे टाइम तो ऐसा कुछ नहीं था, तुम्हारी ये बहुत हुआ ये नखरे वाले, इट इज डिफिकल्ट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, प्लीज कोई जूस की जरूरत नहीं, समूचा फल पकड़ाओ उनको, खाएं और बहुत अच्छे से उनका न्यूट्रिशन अच्छे से हो जाएगा। और ये क्या नाम है, फाइब्रस फूड खूब खाएं, ये जो जैसे ना ये पत्ता गोभी, ये सब चीज़ें खूब, खीरा, ये सब, इससे क्या होता है ना, जो इंटेस्टाइन होती है इसकी मोटिलिटी बहुत अच्छी रहती है, तो ये जिनको कर्ब्स और ये सब की शिकायतें होती हैं उनके लिए दिस इज़ वेरी गुड। आई थिंक समथिंग, प्रेगनेंसी बच्चों बीमारी नहीं है, हाँ, प्रिविलेज, इट्स अ प्रिविलेज। नेक्स्ट स्लाइड, बस लास्ट स्लाइड बेटा दिखो जल्दी से। एल्डरलीज की हमने बात की, हमारे घर में जो बुजुर्ग हैं उनके भी खाने पे हमें ध्यान देना चाहिए, बट ये है कि देखिए हम इसीलिए मैंने इसको रेड से हाईलाइट किया, लेस स्पाइसी एंड ऑफ कोर्स डाइटरी फाइबर्स, क्योंकि उनकी बहुत सेडेंट्री लाइफस्टाइल होती है, बैठे रहते, तो उनको ऐसे खाने में ज़्यादा से ज़्यादा दे, सलाद और ये सब, ताकि उनके इंटेस्टाइन काफ़ी, जिसे कहते हैं ना मोटिलिटी का मतलब हरकत में रहे, पेरिस्टाल्सिस होती रहे, सो दैट उनको ये सारी चीज़ें हो, प्लस ऑफ कोर्स आयरन एंड कैल्शियम रिच फूड, सो दैट कि क्योंकि बुढ़ापे में वैसे भी क्या होता है, ये जो बोन फॉर्मेशन होता है, ये ईस्ट्रोजन और ये सब महिलाओं में ईस्ट्रोजन, तभी तो मेनोपॉज के बाद क्यों हड्डियां दर्द होने लगती हैं, क्योंकि वो ईस्ट्रोजन नहीं बनता है, जिसकी वजह से विटामिन डी नहीं बनता है। तो इन सब बातों का ध्यान हमें रखना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। बस एंड में चूँकि ये पोषण सप्ताह चल रहा है, तो मैंने कहा थोड़े बहुत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो पॉलिसीज़ चल रही हैं, थोड़े एक एटलीस्ट आप नाम तो सुन लो, है ना, कि क्या क्या गवर्नमेंट की स्कीम्स है। एक RKSK चल रही है, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, जिसमें कि एडोलेसेंट हेल्थ पे बहुत ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा एक वीकली आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम चल रहा है। मतलब मैं ये भी मैसेज यहाँ इस स्लाइड के माध्यम से देना चाह रही हूँ कि हमें पता नहीं होता है कई चीज़ें, बहुत सारी प्रोग्राम और ये सब चल रहे हैं हमारे आसपास। अगर आप कभी जाओ, अर्बन हेल्थ पोस्ट हैं, ये सब है, वहाँ पे आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सब इन मौक़ों पे यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से देती है। होम बेस्ड यंग केयर दी जाती है, आशाओं के माध्यम से जाती हैं वो घर घर ब्रेस्ट फीडिंग और इन सबको इनिशिएट करवाने। इसके अलावा नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन, एक ये माइक्रो न्यूट्रिएंट सप्लीमेंटेशन करके एक सरकार प्रोग्राम चलाती है। इसके अलावा जिनको बच्चों को बहुत अक्यूट, बहुत ही जिसे कहते हैं कमज़ोर और कुपोषित बच्चे होते हैं, उन पे भी सरकार का एक काम चल रहा है। नेशनल डिवर्मिंग डेज भी मनाए जाते हैं, जिसमें कि जो है हम साल में 2 बार बच्चों को जो है ये अल्बेंडाजोल की गोली दी जाती है, जिसमें फ्री में दी जाती है। तो इस तरह की कई सारी भारत सरकार ने स्कीम्स लगा रखी हैं। लास्ट स्लाइड।
जिसकी माध्यम से क्या होता है कि हम बच्चों को कुपोषण से और महिलाओं को कुपोषण से बचा सके. एंड आई गेस विद दिस कोट ऑफ हिलरी क्लिंटन आई वुड लाइक टू कंक्लूड. You cannot make progress on gender equality or broader human development without safeguarding women's reproductive health rights. So thank you so much. थोड़ा राजधानी एक्सप्रेस में हमने भगाया है, बट आई एम सॉरी, टाइम नहीं था हमारे पास. बोलने को तो बहुत कुछ बोलने को है, बट एटलीस्ट आप लोग थोड़ा सा कुछ तो अवेयरनेस आई होगी. स्पेशली मैं बच्चों की बात कर रही हूँ. हाँ, तो आप जाएं अपने घर में इन सब चीज़ों का ध्यान दें. थैंक यू. Thank you so much. हाँ हाँ.